नेक्स्ट चैप्टर आता है पूंजी संरचना। पूंजी संरचना का मतलब होता है कि एक व्यवसाय में पूंजी किस किस साधन से एकत्रित की गई है। जैसे आपने इक्विटी शेयर कितने के इशू किए हैं, प्रेफरेंस कितने के इशू किए हैं, लोन कितने का लिया है, डिबेंचर आपने कितने का लिया है। तो जितने भी हमारे पास पूंजी के साधन होते हैं उन पूंजी के साधनों की हमने कितनी कितनी मात्रा तय की है और वो मात्राएं आपको जो शो करती हैं, जो दिखती हैं ऑन द रिकॉर्ड, वो पूंजी संरचना होता है। पूंजी संरचना में सबसे पहले हमें कौन से पूंजी के साधन इकट्ठे करने हैं उसको निर्धारित किया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि पूंजी के कौन से साधन हमारे लिए उचित है। आपके लिए इक्विटी शेयर इशू करना आसान रहेगा, प्रेफरेंस शेयर इशू करना आसान रहेगा, डिबेंचर इशू करना आसान रहेगा, या आपके लिए लोन लेना आसान रहेगा। ये व्यवसाय की आवश्यकता पर आधारित होता है। पूंजी के साधनों का चयन करने से पहले आपको यह भी तय करना चाहिए कि कौन सा पूंजी के साधन की लागत आएगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी की लागत का जो विश्लेषण है वो भी इसमें मुख्य रूप से विश्लेषित किया जाना चाहिए, तभी आप पूंजी संरचना को तय कर पाएंगे। पूंजी संरचना में एक तो आपके आता है मतलब पूंजी संरचना की बात करते हैं तो उसमें दो प्रकार की पूंजियां या दो प्रकार के स्रोतों को हम ध्यान रखते हैं। एक तो होता है क्षमता पूंजी के स्रोत, एक होते हैं ऋण पूंजी के स्रोत। क्षमता पूंजी के स्रोतों में आप इक्विटी कैपिटल है, रिजर्व है, फंड है, पीएनएल का लाभ है, इसको सम्मिलित करते हैं। जबकि ऋण कोषों में आप जैसे प्रेफरेंशियल कैपिटल, लोन, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इनको आप सम्मिलित करते हैं। अगला मेरे पास आता है पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व। इसमें दो प्रकार के तत्व हैं। एक तो आपके पास में है आंतरिक तत्व, एक होते हैं इसमें बाह्य तत्व। अगर हम आंतरिक तत्वों की बात करते हैं तो आंतरिक तत्व में आता है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय अगर माल बनाने वाली संस्था है जैसे सीमेंट, तो आपको दीर्घकाल के लिए पैसा चाहिए होगा, तो आप इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल को सम्मिलित करेंगे। अगर व्यवसाय सेवा प्रदान करने वाला है जैसे टेली कम्युनिकेशन, तो नगद पैसा आता रहेगा, तो उनकी पूंजी संरचना में लोन और डिबेंचर्स की संख्या आपको ज़्यादा दिखती है। आय की निश्चितता, अगर आपकी इनकम रेगुलर है तो आप ऋण पूंजी के स्रोतों का उपयोग करते हैं, और अगर आपकी आय डेटर्स की संख्या अधिक होती है, आय आपकी रुक रुक के आती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल का यूज करते हैं, तो आपकी पूंजी संरचना में इक्विटी शेयर कैपिटल ज्यादा दिखेगी। उसके बाद मतलब भावी योजना, व्यापार पर नियंत्रण की इच्छा। अगर आप व्यवसाय में या कंपनी, अगर आपका कंपनी व्यवसाय है और कंपनी व्यवसाय पर आप नियंत्रित रखना चाहते हैं तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल पर जाएंगे, अदरवाइज आप ऋण पूंजी स्रोतों का उपयोग करते हैं। भावी योजना है, अगर व्यवसाय आप लंबी सोच कर रखते हैं कि आपका व्यवसाय लंबे समय चलेगा, तो ऐसी परिस्थिति में आप इक्विटी शेयर कैपिटल का यूज करें, क्षमता पूंजी का उपयोग करें। अदरवाइज अगर व्यवसाय आपको लंबा नहीं चलाना है, लिमिटेड समय के लिए करना है, तो फिर आप ऋण पूंजी स्रोतों का उपयोग करें। कार्य की स्वच्छंदता, अगर कार्य की आप स्वच्छंदता चाहते हैं, जैसे कुछ संस्थापक व्यवसाय की नीति निर्धारण व निर्णयों में अन्य व्यक्तियों का हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करते, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो वो फिर इक्विटी शेयर कम इश्यू करते हैं। परिचालन अनुपात, उत्पादन माल बनाने की लागत जितनी कम होगी उतना ही आपको फायदा होगा, लाभ अधिक होगा। तो ये भी आपके व्यवसाय के आंतरिक विश्लेषण पर आधारित है। क्षमता पे व्यापार, ऋण पूंजी ज्यादा इस्तेमाल करना और स्वयं का पैसा कम इस्तेमाल करना क्षमता व्यापार कहलाता है। क्षमता पे व्यापार करना का मतलब एक रिस्की व्यवसाय करना होता है। इसके बाद में आता है बाह्य तत्व। बाह्य तत्व वे तत्व होते हैं जो पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं। बाह्य तत्व व्यापार की जो नियंत्रण रेखा है उससे बाहर के होते हैं।
इन बाह्य तत्वों के आधार पर व्यवसाय को हमें ही व्यवस्थित करना होता है। पहला आता है पूंजी बाजार के लक्ष्य, कैपिटल मार्केट। भारत में आज भी लोग बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, बचत करते हैं, तो आपको ऋण पूंजी सस्ती मिलेगी। इसका मतलब मार्केट जो होता है वो आपके बैंकिंग सेक्टर पर ज्यादा डिपेंड है भारत में। विनियोगदाताओं की प्रकृति, कुछ इन्वेस्टर्स जो कि शेयर करना चाहते हैं उनको आप शेयर इशू करेंगे, और जो इन्वेस्टर शेयर नहीं करना चाहते हैं वो बैंकों में पैसे जमा कराएंगे, तो आपको अल्टीमेटली लोन की तरफ, उस विकल्प की तरफ आपको जाना पड़ेगा। पूंजी निर्माण की लागत, जैसे इक्विटी शेयर्स पे, प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड को चुकाते हैं, लोन्स पर आप ब्याज को चुकाते हैं, इसको ध्यान रखा जाएगा। जो भी प्रचलित नियम है उनका पालन करना, कंपनीज एक्ट है, बजट है, कोई नया नियम आ गया तो आपको ही चेंज करना होता है, ये बाह्य तत्व की श्रेणी में आते हैं। सरकार की नीति है, वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंक है या बैंक की नीतियां हैं, प्रतिस्पर्धा है, ये सब, या कोविड-19 जैसी कोई परिस्थिति है जिसे आप विकट परिस्थिति कहेंगे, तो ये सब बाह्य तत्व है जिसका आधार पर आपकी पूंजी संरचना प्रभावित होती है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर प्रभावित होता है। अनुकूलतम पूंजी संरचना के क्या लाभ, क्या गुण हो सकते हैं? अनुकूलतम पूंजी संरचना सरल होनी चाहिए, लोचपूर्ण होनी चाहिए, पूर्ण इसका उपयोग होना चाहिए, पर्याप्त तरलता होनी चाहिए, मतलब कैश बैलेंस पर्याप्त रूप से होना चाहिए, न्यूनतम लागत पर अधिकतम आप स्रोत का उपयोग कर पाए, न्यूनतम जोखिम हो, अधिकतम नियंत्रण संभव हो, अधिकतम लाभदायक हो और वैधानिक मान्यताओं के अनुरूप हो, उसे हम एक आदर्श पूंजी संरचना के रूप में मानते हैं। एक आता तटस्थ बिंदु, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का मतलब होता है कि आपको, जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, अब 10 लाख आप लोन से लेंगे या इक्विटी शेयर इशू करेंगे या डिबेंचर इशू करेंगे, तो तटस्थ बिंदु आपको आवश्यकता पूंजी की एक ऐसी बैलेंस आवश्यकता प्रदान करता है। जैसा आपने कहा कि हमें 10 लाख नहीं, हम तो 12 लाख लेंगे। अगर आप 12 लाख रुपए की लेते हैं तो 12 लाख रुपए पर चाहे आप ऋण पूंजी स्रोत का उपयोग करें या आप क्षमता पूंजी का उपयोग करें, आपके डिविडेंड की कॉस्ट और इंटरेस्ट की कॉस्ट बराबर आएगी, उसे कहते हैं तटस्थ बिंदु। इस चैप्टर में थियोरेटिकल पार्ट आता है, तो थियोरेटिकल पार्ट की तैयारी आप कीजिए। मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड करूंगा, एक मैं असाइनमेंट दूंगा जो आप समय पर करेंगे। धन्यवाद।